हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, पहली न्यूज़ आती है हमारी मिलन एक्सरसाइज से रिलेटेड। उससे क्या न्यूज़ है, उसमें ये बात है कि मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जो होगी मिलन 24 एक्सरसाइज की, वो इंडियन नेवी होस्ट करेगी विशाखापट्टनम में। जी हाँ, विशाखापट्टनम में कब? फरवरी 2024 में। अब बात आती है, वो तो ठीक है, लेकिन मिलन एक्सरसाइज है क्या? इट इज़ अ बाई एनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। एक तरीके की मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे नेशंस की, बहुत सारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ की नेवीज़ जो है पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और इट हैज़ बीन लेड बाय इंडियन नेवी सिंस 1995 से चल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। और इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर इनिशिएटिव। बेसिकली ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, जिससे हम ये साउथ ईस्ट एशिया वाले जो नेशंस हैं उनसे अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं, उनसे कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन की बात करते हैं, उसके कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंस में है ये। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें लार्ज फोर्स मैन्यूवर्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस ऑपरेशंस होते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स होते हैं, एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी हमारी मिलन से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं INS इम्फाल। अब ये क्या है? ये एक तरीके का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। जी हाँ, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। और किसने बनाया है? तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको MDL बोलते हैं, उन्होंने जो है डिलीवर कर दिया है। ये बेसिकली तीसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B का। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने थे और उसमें ये तीसरा जो है वो डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। ठीक है, अब इसको जो है डिज़ाइन किया है बाय द नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो और कंस्ट्रक्ट किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड इट इज़ इक्विप्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें, काफ़ी तरह की रडार या सोनार सिस्टम्स हैं और तो और बहुत सारे तरीके की टास्क के लिए केपेबल है। इट इज़ केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग अ वेराइटी ऑफ टास्क एंड मिशन मैरीटाइम वॉरफेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी टास्क जो है ये कर सकती है। तो वही लिखा है, स्पैनिंग द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है, इट हैज़ एडवांस्ड वेपन्स एंड सेंसर्स इंक्लूडिंग एंटी शिप लैंड अटैक मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, गन्स टू एंगेज एनिमी शिप्स, सबमरीन्स, लैंड बेस्ड टारगेट्स। ये सब बातें हैं इसमें। अब इससे होगा क्या? इसको ऐड करने से हमारे इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी। इट विल रिजल्ट इन अ कंसिडरेबल बूस्ट टू इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़। तो ये न्यूज़ थी INS इम्फाल से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे, ऑपरेशन चक्रा। ये एक तरीके का ऑपरेशन है जो कि CBI रन करती है। CBI ने लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम्स होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी, उनके अगेंस्ट उनको फाइट करने के लिए बेसिकली ये जो मिशन है। और जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो CBI है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी कि ऑपरेशन चक्र 2 के अंतर्गत उन्होंने काफ़ी सारे साइबर क्रिमिनल्स पे क्रैकडाउन किया है। उन्होंने काफ़ी सारी जगह सर्च किया है अक्रॉस द कंट्री, अराउंड 76 लोकेशंस। तो न्यूज़ तो ये थी और हमें फिर पढ़ना पड़ेगा कि ऑपरेशन चक्र 2 क्या होता है। तो उससे रिलेटेड बस यही बात थी। और जो ऑपरेशन चक्र 1 है वो अराउंड 1 साल पहले ही कंडक्ट किया गया था। इसके तहत बेसिकली जो CBI होती है वो बहुत सारी इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जैसे कि होगा US की FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर
जो है इंटरपोल हो गई हमारी, या सिंगापुर पुलिस फोर्स हो गई, या बाकी कुछ कंट्रीज़ की पुलिस फोर्सेस हो गई, उनके साथ कोलैबोरेट करके जो साइबर क्राइम्स हैं, जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, उनको कैसे उनको फाइट करना है, उसको प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, उसके लिए ये काम करती है। ठीक है। एंड इसमें इतना ही नहीं, सिर्फ इन एजेंसीज़ का ही नहीं, बल्कि कुछ MNCs जैसे कि अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इनके साथ भी CBI जो है कोलैबोरेट कर रही है। तो ये न्यूज़ थी हमारी ऑपरेशन चक्र से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस से रिलेटेड। अब ये क्या है, ये एक तरीके का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि पैरासाइट से एक इन्फेक्शन हो जाता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। ये होता है बेसिकली पोर्क टेपवर्म से। जी हाँ, पोर्क पिग का जो मीट होता है उसमें एक टेपवर्म होता है, उसके जो लार्वल सिस्ट होते हैं। ठीक है। ये एक तरीके के एनक्लोज्ड सैक्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें इमेच्योर स्टेज में होता है पैरासाइट, लेकिन ये बाद में जब ह्यूमन बॉडी में एंटर कर देते हैं तो ये मैच्योर हो जाते हैं। तो बेसिकली जो भी पोर्क कंज्यूम करते हैं, जो भी पिग मीट कंज्यूम करते हैं, उनको ये होता है। इसमें होता क्या है ना कि सिस्ट बन जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है। और ये जो सिस्ट होते हैं ना, ये एक तरीके का ट्री लाइक पैटर्न बना लेते हैं। द सिस्ट फॉर्म अ ट्री लाइक पैटर्न कॉल्ड रेसमोस न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। और जैसा कि मैंने बताया, ये क्यों होता है, अगर आप कंज्यूम करते हैं अंडर कुक्ड फूड, मेनली पोर्क, या फिर कंटामिनेटेड वाटर जिसमें टेपवर्म एग्स हों, या फिर जहाँ पे हाइजीन कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। इसमें सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब ये हमारी बॉडी टिश्यूज़ में इन्वेड कर जाते हैं। ठीक है। मोर सीरियस कंडीशन नोन एज सिस्टिसर्कोसिस डेवलप्स। एंड जब ये लार्वे हमारे, वैसे तो इसको नॉर्मली सिस्टिसर्कोसिस ही बोलते हैं, लेकिन जब ये हमारे नर्वस सिस्टम या मसल्स या स्किन या आइज़ वगैरह को अफेक्ट करता है, वहाँ पे बिल्डअप होता है, तो उसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोल देते हैं। ठीक है। और वैसे तो ये असिम्टोमेटिक होता है, इसमें सिम्टम्स ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन जब ये ब्रेन को अफेक्ट करता है ना, तो इसकी वजह से सीजर्स हो जाते हैं, एपिलेप्सी हो जाती है, हेडेक्स होते हैं, कंफ्यूजन काफ़ी हो सकता है, अटेंशन हो सकता है कम हो जाए, उसके बाद बैलेंस करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे जैसे इनके सिम्टम्स होते हैं उसी हिसाब से इनको ट्रीट किया जाता है। मेनली ट्रीटेड सिम्टमेटिकली, या फिर जो सीजर्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है बाय एंटी कन्वल्जेंट्स। ऑलराइट। तो ये न्यूज़ थी हमारी इससे रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे। बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बेसिकली इसमें क्या है कि एक थिंक चेंज फोरम नाम की एक इंडिपेंडेंट फोरम है, जिसकी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इसमें इन्होंने सिचुएशंस बताए हैं कि क्या बेटिंग या गैम्बलिंग वगैरह की क्या सिचुएशंस है हमारी कंट्री में। तो जो इन्होंने जो है ऑनलाइन गेमिंग में जो गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए उनको अप्रिशिएट किया है, लेकिन साथ ही में ये भी बोला है कि जो इतने ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, ठीक है, अराउंड 28%, इसकी वजह से क्या होता है ना, जो इलीगल बेटिंग है या गैम्बलिंग है, इलीगल तरीके से वो ज़्यादा की जाती है। तो ये बताया इन्होंने इस रिपोर्ट में। और उसकी वजह से क्या होता है, जब इलीगली होने लगता है उसकी वजह से हमारे टैक्स लॉसेस भी होते हैं, जो कि लाइक टैक्स रेवेन्यू अच्छा हो पाता शायद अगर लीगल होते और थोड़े ठीक ठाक टैक्स होते, थोड़े रैशनलाइज्ड टैक्स होते उनके ऊपर। तो इन पे जो बैन होता है, अगर इसके साथ एक तो हो गया कि भाई ज़्यादा टैक्सेस हैं, इसकी वजह से इलीगल बेटिंग गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं। अब क्या है ना, ये भी एक स्टेट सब्जेक्ट है एक्चुअली, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, तो स्टेट टू स्टेट ये डिफ़र करते हैं। ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए
रेगुलेशन होना चाहिए रादर देन एक एब्सोल्यूट बैन लगा दो आप, क्योंकि उससे वैसे भी इलीगल होता ही है वो चीज़, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. तो इट हैज़ रिकमेंडेड असेसमेंट ऑफ द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन रेगुलेटरी मेजर्स, टैक्सेशन पॉलिसी एंड पोटेंशियल रेवेन्यू लॉसेस. ठीक है. इसके अलावा इन्होंने ये भी रेकमेंड किया है कि जो कम्युनिकेशन कैंपेन्स होते हैं बाय गेमिंग या गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स, उस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस हो. ठीक है. उसके अलावा जितनी इट हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू एक्सरसाइज कंट्रोल और इंडियन एंटिटीज़ दैट आर इन्वॉल्व इन रनिंग द प्रमोशनल कैंपेन्स, उन पे भी कंट्रोल करने की बात की गई है. और इसी के साथ पब्लिक को भी अवेयर करने के लिए इस फोरम ने रेकमेंड किया है कि एजुकेट करना चाहिए सिटीजन्स को, उनको बताना चाहिए क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं इलीगल बेटिंग से रिलेटेड. ऑल राइट. सो ये न्यूज़ थी हमारी, एंड इसी के साथ आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक दिस. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.